महायज्ञ का पुरस्कार पाठ हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब इसके उपरांत हम लोगों ने उसी के साथ ही साथ कठिन शब्दों की एक सूची भी तैयार कर ली, और जो भी शब्द हमें कठिन लगे उन कठिन शब्दों को हमने लिख लिया। अब पूरी कहानी पढ़ने के बाद कुछ कहानी के संदर्भ में ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनका अगर जवाब रखें तो हमें बाकी और प्रश्नों के करने में आसानी होगी, जो कि वक्ता, श्रोता, संदर्भ, प्रसंग आदि पर आधारित होंगे। तो मैंने कुछ प्रश्न चुन रखे हैं। वो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि कौन कौन से। पहला प्रश्न है, कहानी के प्रारंभ में किस प्रथा के बारे में बताया गया है? कहानी के प्रारंभ में किस प्रथा के बारे में बताया गया है? उत्तर दीजिए। कहानी के प्रारंभ में यज्ञों के क्रय विक्रय का प्रारंभ दिया है। की प्रथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब ये पहला प्रश्न तय हो गया कि इसका उत्तर क्या हो गया। क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीदना और बेचना। तो कहानी के प्रारंभ में यज्ञों के खरीदने और बेचने की प्रथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेठ ने अपना यज्ञ किसे बेचने का निश्चय किया और क्यों? इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है कि किसे बेचने का निश्चय किया और क्यों उसे ही बेचने का निश्चय किया। तो सबसे पहले प्रश्न के पहले हिस्से को हम पकड़ते हैं। तो सेठ ने अपना यज्ञ किसे बेचने का निश्चय किया? तो जवाब दीजिए अब आप। सेठ ने अपना यज्ञ कुंदनपुर के धन्ना सेठ को बेचने का निश्चय किया। हाँ, सेठ ने अपना यज्ञ बेचने का, धन्ना सेठ को बेचने का निश्चय किया। इस प्रश्न को हम जान चुके, इसका उत्तर। अब दूसरा हिस्सा है प्रश्न का कि क्यों। तो इसका जवाब दीजिए, क्यों बेचने का निश्चय किया? सेठ अपना एक यज्ञ धन्ना सेठ को बेचना चाहते थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए तक पैसा नहीं था, और इसलिए ताकि उनको जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, इस कारण से उन्होंने एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। हाँ, साथ ही साथ उसमें जोड़ सकते हैं कि अपनी पत्नी के कहने पर एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि सेठ ने क्या क्या सोचकर रोटियां कुत्ते को खिलाई? तो यहाँ पर सेठ के पास 4 ही रोटियां थी, तो हर रोटी खिलाने के पहले उन्होंने कुछ विचार किया, उसके बाद वो रोटियां खिलाई। तो क्या क्या सोचा, ये एक एक करके आप 4 लोग अलग अलग बता सकते हैं। तो उत्तर देना शुरू कीजिए आप। जी सर। सो जब सेठ ने पहली रोटी कुत्ते को दी तो उन्होंने ये सोचकर दिया कि बेचारे को कितने दिनों से खाना नहीं मिला, तो वह कितना भूखा है कि वो अपनी सर को भी मोड़कर उस सेठ की तरफ नहीं देख सकता है। तो बहुत कमजोर हो गया है। से उन्होंने एक रोटी कुत्ते को खिला दी। ठीक है भाई, बहुत सही जवाब है। दूसरी रोटी। एक रोटी देने के बाद भी कुत्ते का पेट और कमर लगा हुआ था, इसलिए सेठ ने सोचा कि अगर वह एक और रोटी दे देगा तो कुत्ता चलने फिरने लग सकता है। बहुत सही जवाब है। फिर तीसरी रोटी खिलाने के पहले क्या सोचा था उन्होंने? सेठ ने देखा कि कुत्ता 2 रोटी खाने के बाद अभी भी ठीक से नहीं खड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उसे एक और रोटी दे दी। और आखिरी रोटी खिलाते समय, क्योंकि समस्या ये थी कि उनके पास 4 ही रोटियां थी, आखिरी रोटी जब खिला देंगे तो उनको खुद भी खाने के लिए नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या सोच करके अपनी आखिरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी? सेठ ने यह देखा कि 3 रोटियां खाकर भी वह कुत्ते की आंखों में करुणा भरी थी, खुशी नहीं, उल्लास नहीं। तो सेठ ने वह आखिरी रोटी भी उस कुत्ते को दे दी, क्योंकि वो उनका काम तो पानी पर भी चल सकता था। हाँ, उन्होंने ऐसा सोचा
कि मेरा क्या, मेरा तो काम पानी पीने से भी चल सकता है। और ऐसा सोच करके उन्होंने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। तो ये प्रश्न भी हो गया। तो चौथा प्रश्न है, सेठानी ने किस यज्ञ को महायज्ञ कहा? जवाब दीजिए। सेठानी ने सेठ के अच्छे काम यानी उस दुर्बल कुत्ते को रोटी खिलाकर, अपना स्वार्थ ना देखकर प्रसन्नचित होकर रोटी खिलाकर जो अच्छा काम किया उसको महायज्ञ कहा। बहुत सही जवाब है। सेठ ने उस यज्ञ का मूल्य क्यों नहीं लिया? आखिरी प्रश्न है ये, और यही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। तो सेठ ने उस यज्ञ का मूल्य इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना एक मानवोचित कर्तव्य है, इंसानियत का धर्म है, और मैंने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया है और उसका मूल्य लेना यह मेरे वश में नहीं है, यह उचित नहीं है। ऐसा सोचकर सेठ जी अपनी पोटली उठाते हैं और हवेली से बाहर आ जाते हैं और उस यज्ञ का मूल्य नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपके तैयार हो गए।